आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज तक हम जितने भी प्रोग्राम लिखते आए हैं वो एक सिंपल प्रोग्राम होते थे। आप एक तरफ से इंटर होते थे, यानी मैं आपको एक डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें कि आपने आज तक जितने भी प्रोग्राम लिखे ना वो कुछ इस तरह थे, यानी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, फिर तीसरी स्टेटमेंट है। जैसे कंट्रोल आता था आपकी एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो पहले पहली स्टेटमेंट के पास आया, फिर दूसरी स्टेटमेंट के पास आया, फिर तीसरी स्टेटमेंट के पास आया और चौथी के बाद आया और चला गया। आपने ये देखा था कि आज तक जितने भी प्रोग्राम आपने लिखे हैं वो सारे के सारे ऐसे होते थे, यानी ना तो कोई स्टेटमेंट दो दफ़ा एग्जीक्यूट होती थी, हर स्टेटमेंट ने एक ही बार एग्जीक्यूट होना होता था, और ना ही इसमें कोई स्टेटमेंट स्किप होती थी, ठीक है। यानी हर स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है और एक बार होना है, दो बार किसी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट नहीं होना और ना ही किसी ने स्किप होना है। अब हम कंडीशनल प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हमारी कंडीशन हुआ करेगी। अगर वो कंडीशन दुरुस्त है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उससे आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर वो प्रोग्राम की कंडीशन गलत है तो वो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसा कि फर्ज करके ये पीछे कंट्रोल आ रहा है, इस स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट किया, करने के बाद ठीक है आपकी ये कंडीशन आ गई। अगर इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त होती है तो फिर वो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। अब हम कंडीशनल प्रोग्राम लिखेंगे, यानी फ़र्ज़ करें कि मैं एक मिसाल देता हूँ। हम यहाँ आपकी किताब के अंदर भी ये मिसाल लिखी हुई है कि अगर दूध की दुकान ओपन है तो 1 लीटर दूध ले आएँ, ठीक है। अगर दूध की दुकान ओपन है तो 1 लीटर दूध लें, वरना आप क्या करें, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब हम इस ऐसे ही प्रोग्राम लिखा करेंगे जिसमें कंडीशंस के इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। यानी अगर मार्क्स स्टूडेंट के 40 हैं तो पास है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका ज़रा मैं इसके सिंटैक्स की तरफ चलता हूँ। कंडीशनल प्रोग्राम लिखने के लिए सी के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एफ, इफ़, अगर, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये स्टेटमेंट चला दो। या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ अली हाइट इज़ ग्रेटर देन 6 फीट, अगर अली की हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा है तो ठीक है, तो क्या करें, अली कैन बी मेंबर ऑफ द टीम, ये स्टेटमेंट चला देंगे। यानी अगर कंडीशन दुरुस्त है तो ये काम करो, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये काम नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि इफ़ कंडीशन तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये सारी की सारी। अच्छा, ये बात नोट करें कि अगर आपके पास एक ही जो स्टेटमेंट है कंडीशन, इस कंडीशन के रेलिवेंट एक ही स्टेटमेंट ने चलना है, तो फिर आप अगर ब्रेसेस ना नहीं भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ये मेरी कंडीशन जब दुरुस्त हो तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो फिर हमें उनको ब्रेसेस के अंदर बंद करना होगा। इसका ये मतलब है कि इस कंडीशन के क्रॉसपॉन्ड ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी कि अगर आपकी ये कंडीशन दुरुस्त होती हैं तो ये ऑल दो स्टेटमेंट विच आर रिटन इन ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन है, लेकिन याद रखें इफ कंडीशन के एंड में सेमीकोलन नहीं आता। हम इसका भी एक प्रोग्राम देखते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एज मेन। देखें, दो आपने एज 1 और एज 2 लिया, ठीक है। एज 1 के अंदर आपने फर्स्ट कर वैल्यू 12 डाल दी, एज 2 के अंदर आपने 10 डाल दी। अब देखें इफ एज 1 ग्रेटर देन एज 2, अब एज 1 ग्रेटर देन है 12 है और ये एज 2 से 10 से बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। फ़र्ज़ करें कि यहाँ हम 10 कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ज़रा हम इसको करके देखते हैं। मैं इसी के अंदर आता हूँ, इंट एज 1 कॉमा एज 2, मैंने ये दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। मैंने एज 1 को वैल्यू फ़र्ज़ करें, मैंने यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 12 डाल दी, और उसके बाद एज 2 के अंदर मैंने वैल्यू आपकी डाल दी 10। इफ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है, एज 1
ग्रेटर देन एज 2, अगर एज 1 की वैल्यू एज 2 की, यानी ये वेरिएबल है कि उससे बड़ी है, तो आप क्या करें, ब्रेसेस के अंदर बंद करें इसको फिर, ठीक है, आप प्रिंट करवा दें सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एज 1 इज ग्रेटर, एज 1 कुछ भी लिख लें, एज 1 इज ग्रेटर देन एज 2 सेमीकोलन। जैसे मैंने इसको सेव करता हूं, एजी के नाम से मैंने फर्ज करें स्टोर कर लिया, आप किसी भी अपने नाम से सेव करें। यहाँ तो मैं एक समझाने के लिए आपको एज, जैसे ये कंपाइल हो गया और मैंने इसको रन करता हूँ, एज.exe, देखें एज 1 इज़ ग्रेटर देन एज 2, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। अगर ये कंडीशन, फ़र्ज़ करें कि यहाँ मैं ये करता हूँ, यहाँ मैंने 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ। अब ज़रा मैं इसको सेव करके या ज़रा इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद फिर इसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखें मैं यहाँ लिखता हूँ age.exe, देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि आप इफ़ का मकसद क्या है कि अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त है तो ये स्टेटमेंट चला दो, ठीक है। तो अब यह आप अगर नहीं है तो फिर ये कोई काम नहीं करेगा। तो हम आगे चल के देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ज़रा हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ देखें ये ग्रेटर देन की वैल्यू आपने पढ़ी है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, यहाँ कंडीशन के अंदर ये आपके यूज़ होंगे, इनको बोलते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू है। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम इनको कैसे लिखते थे और सी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे। ज़रा ये देखें, ये ग्रेटर देन जैसे लिखते थे आप मैथ के अंदर, वैसे ही आप बिल्कुल यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन सी के अंदर भी। अब इक्वल टू की बारी आ रही है। अब जैसे इक्वल टू है ना, ये वाला इक्वल, यहाँ मैथ के अंदर तो आप लिखते थे ना इक्वल, तो यहाँ पे आपने यहाँ देखें ज़रा, ये डबल इक्वल लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ जो सी लैंग्वेज के अंदर जो इक्वल का मतलब है ना कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ डबल इक्वल डालना है। स्पेस आर नॉट अलाउड, स्पेस नहीं आपने डालनी, ठीक है। मैथ के अंदर तो सिंगल इक्वल डालते थे ना कि आपकी वैल्यू बराबर हो जाती थी, यहाँ आपने सी के अंदर डबल इक्वल वैल्यू डालनी है। देखिए एक्स बराबर है, वैल्यू डबल इक्वल है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई। जब अगर हम सिंगल इक्वल डालते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, उसका ये मतलब होता है जब हम लिखते हैं ना एक्स वो सिंगल इक्वल वाई, उसका मतलब वाई की वैल्यू एक्स को दे दो, ठीक है, यानी जो वाई की वैल्यू है वो एक्स के अंदर डाल दो। यहाँ इक्वल के लिए डबल इक्वल इस्तेमाल है। फिर जैसे ये लेस देन है तो लेस देन वैसे यूज़ करना है जैसे हम अलजबरा के अंदर करते थे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, देखें अलजबरा के अंदर तो हम ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते थे, लेकिन यहाँ देखें कैसे लिखना है, ये नोट कर रहे हैं आप, ग्रेटर देन डाल के फिर उसके आगे देखें स्पेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपने फिर इक्वल की सिंबल लेना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, ठीक है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने जैसे ऊपर ग्रेटर देन इक्वल लिखा है, लेस देन इक्वल लिख दिया। यहाँ नॉट, मैथ के अंदर तो आपने देख लिया कैसे नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ आपने सी के अंदर नॉट इक्वल, ठीक है, कि सिंबल कैसे लिखनी है ये ज़रा आपने देने का मतलब एक्स नॉट इक्वल टू। तो ये बात वही बात रिपीट कर रहे हैं कि आपके ये डबल इक्वल हैं, ग्रेटर देन इक्वल हैं, ठीक है, ये लेस देन इक्वल है और नॉट इक्वल है, इनके दरमियान स्पेस नहीं है, ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डबल इक्वल है इसका मतलब इक्वल है, जो सिंगल इक्वल है उसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। यहाँ देखें इफ एक्स इक्वल टू, इसका ये मतलब है कि एक्स की वैल्यू 2 में डाल दो, ठीक हो गया जी, जो एक्स वेरिएबल है उसके अंदर 2 डाल दो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आप डबल इक्वल लिख रहे हैं ना, अगर एक्स की वैल्यू बराबर है 2 के, तो फिर आप ये डबल इक्वल लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप फिर आप लिखेंगे, ठीक है। आप इसको ज़रा हम चलते हैं आगे, हम फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट मैंने आपको आपने पहले भी देखा होगा
ये फ्लो चार्ट होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की, कि यानी हम पहले क्या कर रहे हैं, फिर कंडीशन कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी देखें कंट्रोल आ रहा है, कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर दुरुस्त है तो ये काम कर दिया उसने, ठीक है। तो देखें देन ये प्रोसेस करेगा। तो हम ये बताते हैं इसके लिए जो स्टार्ट और स्टॉप के लिए आप ये ओवल का इस्तेमाल करते हैं, और कंडीशन लगाने के लिए आप ये अपना डायमंड के बोलते हैं इसे, डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद आप प्रोसेस के लिए ये रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस मार्क के लिए ये आपकी सर्कल हैं, और फ्लो लाइन के लिए जैसे ये एरो है, ये फ्लो को ज़ाहिर कर रहे हैं कि यानी ऐसे फ्लो होगा इसका। अब ज़रा हम इसमें प्रोग्राम देखते हैं कि जो आपका जिसमें हम इफ़ का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। फ्लो चार्ट उसका सबसे पहले बनाते हैं। उसमें ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट दे रहा है कि आपने दो स्टूडेंट्स हैं, एक आमर है और अमारा है, आपने दोनों की एज इंटर करवानी है। फिर देखना है कि अगर अमर की एज अमारा से ज़्यादा है तो वो मैसेज प्रिंट हो जाए। देखें यहाँ स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम ओवल सिंबल से, इफ़ आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज, तो ये मैसेज प्रिंट करवा दो कि आमर इज़ ओल्डर देन अमारा, और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ज़रा हम इसको लिखते हैं, मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा बजाय कि उधर जाने के। तो यहाँ देखें इंट आमर एज कोमा अमारा एज, हमने दो वेरिएबल ले लिए, आमर एज और अमारा एज, दो स्टूडेंट। आप एज 1 एज 2 भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो सी आउट प्लीज़ इंटर द आमर एज के अंदर आमर एज की वेरिएबल, यहाँ मेरे ख्याल आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ इंटर द अमारा एज, वो अमारा एज में चली जाएगी, ठीक है। अब इफ़ आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज, आमर इज ओल्डर देन अमारा, जैसे हमने पहले वाला प्रोग्राम लिखा था बिल्कुल वही है, बस यहाँ आमर और अमारा का नाम ले लिया गया, वहाँ एज 1 और एज 2 की बात हो रही थी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर तो आपने देख लिया, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था आपको कि अगर तो वो कंडीशन आपकी दुरुस्त हो जाती है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाता है। अगर हमारी कंडीशन ही दुरुस्त नहीं होती तो फिर वो मैसेज प्रिंट नहीं होता, कोई भी कुछ भी प्रोग्राम कुछ कर ही नहीं रहा। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर हमारी जो कंडीशन है वो गलत भी हो जाए तो तब भी कुछ स्टेटमेंट चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए इफ़, वही बात है कि दोबारा जो प्रोग्राम पीछे लिखा है उसी को देख लें ज़रा। इंट आमर एज अमारा एज, वही पहली लाइन होगी। दूसरी प्लीज़ इंटर आमर एज में इंटर हो गया, और प्लीज़ इंटर अमारा एज इंटर होगी। ये दरम्यान में ये कमेंट्स दिए गए हैं, ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद इफ़ आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज, तो आमर इज़ ओल्डर देन अमारा, यहाँ तक आपने पिछला प्रोग्राम लिखा था। देखें अगर हमारी ये कंडीशन फर्ज करके आमर ग्रेटर देन, आमर की जो एज है वो ज़्यादा नहीं है अमारा की एज से, तो फिर कहता है ये स्टेटमेंट चला दो, इफ़ आमर एज लेस देन अमारा एज, तो सी आउट आमर इज़ यंगर देन अमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखेंगे अगर फ़र्ज़ करें कि ये पहली कंडीशन आपकी दुरुस्त हो जाती है, आमर की जो एज है वो ग्रेटर देन है हमारा एज, तो ये लाइन चल जाएगी। तो हमें इस लाइन को तो चलाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है ना, लेकिन अगर ये गलत होती है तो फिर ये लाइन चलेगी। तो अगर देखें फ़र्ज़ करें कि आपकी ये पहली ही लाइन दुरुस्त हो जाती हैं तो सीपीयू को जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सीपीयू नहीं रुकेगा, वो तो वहाँ पे भी जाएगा। कहते हैं कि अगर ये है तो ये करो, फिर अगर इसको चेक करो, अगर ये है तो ये करो, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही सूरत में हम सीपीयू का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टाइम है वो कम से कम यूटिलाइज हो। तो हम इसमें कोई दूसरा हल है, जी हाँ, इसका एक दूसरा हल है कि हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये काम करो वरना ये करो। समझ आ रही है? तो हम इस तरह का इफ़ एल्स, ठीक है, अगर ये है तो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं सी के अंदर। इफ़ एल्स, अगर ये कंडीशन है तो ये करो वरना ये करो, ठीक है। इफ़ कंडीशन तो ये करो, अगर नई कंडीशन तो फिर ये करो। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों में से एक ही स्टेटमेंट चलनी है, ठीक है। अगर आपकी दोनों में से एक ही स्टेटमेंट चलनी है, अगर एक सही इफ कंडीशन दुरुस्त हुई ये स्टेटमेंट चलेगी, और ये अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त हुई तो वरना एल्स वाली चलेगी, ठीक है। एक ने स्किप होना है और एक ने चलना ही चलना है हर सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सीपीयू की टाइम होते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि सीपीयू को पता है इफ कंडीशन चल गई तो वो एल्स पे कभी भी नहीं जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है फिर वो एल्स जाएगा, देखिए यही आ जाए। इफ ऊपर वाले प्रोग्राम को जो हमने 2 दफ़ा इफ लिखा, अगर मैं यहाँ पे एल्स कर दूँ, ये हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो चीज़ है ना, ये लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रा देखते हैं हम। इफ़ आमर इज ग्रेटर देन अमारा एज, तो सी आउट आमर इज ओल्डर देन अमारा,
ठीक है। एल्स देखिए मैंने ELSC एल्स, ये सारे के सारे जो इफ एल्स इंट फ्लोट चार, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, याद आया कुछ इसकी डेफिनेशन क्या थी? जी हाँ, तो अगर देखें कि ये नहीं है तो फिर एल्स कर दो, ये आमर इज यंगर देन हमारा, कि अगर आमर की एज ज़्यादा नहीं है हमारा की एज से तो आमर इज ओल्डर देन हमारा, तो अगर कंडीशन तो एल्स फिर आमर यंगर होगा हमारा के साथ। ठीक है, ये एल्स का इस्तेमाल होता है। तो देखें एल्स के लिखने के बाद ब्रेसेस ओपन क्लोज, जो भी इसकी बॉडी लिख दी, इस तरह एफ की हमने बॉडी अलग बना दी और एल्स की बॉडी अलग बना दी। आप इसको मजीद देखेंगे, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम इस फ्लो चार्ट में चलते हैं। स्टार्ट है इफ आमर एज इज ग्रेटर देन अमारा एज, ठीक है, देन डिस्प्ले आमर इज ओल्डर देन अमारा। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन दुरुस्त हो गई तो ये स्टेटमेंट चल जानी है आपकी। ठीक है, ये स्टेटमेंट चल जाएगी आपकी। अगर फर्ज करो कि अगर ये कंडीशन ही फाल्स हो जाती है तो ये स्किप कर देगा, यहाँ ये आपका जो कंट्रोल है वहाँ यहाँ पे जाएगा ही नहीं, वो स्किप करके डायरेक्ट एल्स पे चला जाएगा और ये स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो ये स्टेटमेंट चला के डायरेक्ट स्टॉप पे चला जाएगा और इसको स्किप कर देगा। ठीक है, अब आप ये बात नोट कर लें, आपका जो होना है कि आपने एफ एल्स के अंदर आपकी दो स्टेटमेंट होनी है और एक ने ट्रू एग्जीक्यूट होना है और एक ने स्किप होनी है। ठीक है, मैंने आपको दिखा रहा था कि यहाँ जो आपके पहले सिंपल प्रोग्राम लिखते थे ना, उसमें आपकी सारी स्टेटमेंट ने स्किप होना होता, सॉरी एग्जीक्यूट होना था, किसी भी स्टेटमेंट ने स्किप नहीं होना था। ठीक है, यानी कोई भी ये नहीं होता कि कोई फलां स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से रह गई है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त होगी तो ठीक है ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त नहीं हो रही, ठीक है, तो आप ये जो स्टेटमेंट है फर्ज करके अगर आपकी कंडीशन फाज हो जाती हैं तो आप को कहा जाता है कि आप भी ये स्टेटमेंट चलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप स्टॉप की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो बात देखें, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चला दो, अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स हैं, ठीक है, अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर ये चला देगा। अब दो स्टेटमेंटें हैं, दोनों में से एक ने एग्जीक्यूट होना है डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। इफ योर कंडीशन इज ट्रू, इफ योर कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू तो ये वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो ट्रू कंडीशन के करॉस्पॉन्ड है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, एल्स यू हैव टू फेल। देखें एक स्टूडेंट ने एक ही होना, या तो वो पास होगा या वो फेल होगा, ऐसा नहीं होगा एक स्टूडेंट पास भी है और फेल भी, ऐसा नहीं होता। एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है, या तो वो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल, जिस तरह आपने रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, पहले सबसे पहले आप लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मॉडुलस ऑपरेटर थे, और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर देखे आपने, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, एंड और नॉट, ज़रा याद होगा आपको। तो यहाँ देखें कि इसमें दो आपकी ये भी बाइनरी हैं, ठीक है, आपके जो एंड आर, तो इसमें दो आपके एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, तो आपके दोनों एक्सप्रेशन ये कैसे चलते हैं, फ़र्ज़ करें ट्रू और फाज, यानी फाज एंड के अंदर, ये एंड को आपने डबल है परसाइड से ज़ार करना है और आर के लिए ये सिंबल्स हैं आपकी। ठीक है, नोट कर लें आप। अच्छा, ये इसमें मैं ज़रा आपको ना फ़र्क बताता हूँ दोनों में, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक खिलाड़ी है, यानी एक प्लेयर है, अगर उसकी एज 18 साल है और उसकी जो हाइट है 5 फीट है, तो वो हमारी क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो अब देखें एक प्लेयर है, ये उसकी फ़र्ज़ करें कि हम पहले बात करते हैं कि उसकी एज की बात करते हैं, फिर उसके हम हाइट की बात करते हैं। उसका हाइट तो देखें 18 साल से ज़्यादा है उसकी एज, तो बिल्कुल कंडीशन हमारा जो पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसकी हाइट भी 5 फीट नहीं है, तो दूसरी कंडीशन फाज, क्या वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएगा? यानी हमने कहा कि एक वो बंदा जिसकी जो एज है वो तो 18 साल से होनी चाहिए और उसका जो हाइट है 5 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन पूरी होंगी, बंदे का जो एज है वो 18 साल होगी और उसकी हाइट जो है वो आपकी
कह लें कि 5 फीट होगी तो फिर वो क्रिकेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। देखें उसकी हाइट नहीं 5 फीट, तो हम क्रिकेटिंग का हिस्सा बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी एक कंडीशन पूरी उतर है, दूसरी पे नहीं उतरा है, तो हमने फॉल्स कर दिया। अब ज़रा आ जाए, अब वो बंदा ये 18 साल का भी है, एक बंदा और है वो 18 साल का भी है, लेकिन वो 5 फीट का भी उसकी हाइट भी 5 फीट है, दोनों कंडीशन पे फुल जी वो हमारे क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हो गया जी। तो अब ज़रा आए यहाँ पे, अगर एक बंदा है जो ना तो उसकी हाइट है और ना ही उसका आपकी एज है, दोनों कंडीशन फॉल है, क्या वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएगा? नहीं। ठीक है, अगर एक बंदा जिसकी जो एज तो 18 साल नहीं है लेकिन उसका हाइट 5 फीट है, तो वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएगा? जी नहीं बन जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का दुरुस्त होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन दुरुस्त होंगी तो आपका रिजल्ट दुरुस्त होगा, वरना आपका रिजल्ट फाल ही रहेगा। एक ट्रू एक फाल तो फाल रहेगा, एक फाल दूसरी ट्रू तब भी फाल रहेगा, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब आ जाए आर में। आर में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू, हम इसका मतलब यानी अगर फर्ज करो कि इस बंदे एक स्टूडेंट है, उसकी एज 18 साल है, या उसका वजन जो या उसकी हाइट 5 फीट है, यानी दोनों में से एक भी काम हो गया ना, तो वो बंदे का काम चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन देखें ट्रू फॉल्स, उसके बंदे की जो हाइट उसकी जो हाई एज है वो 18 वर्ष है, और उसका जो हाइट है वो 5 फीट है, तो 5 फीट नहीं है। देखें उसमें या की ये हम रख लेंगे। जब दोनों कंडीशन गलत होंगी तो फिर ये फॉल्स होगा, वरना ये ट्रू ही रहेगा। ज़रा यह चेक कर लें आप। ठीक है, तो तीसरा ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर है इसमें, कि अगर आपकी ट्रू है तो उसका रिजल्ट हम ना उल्ट दे देंगे, फॉल्स होगा। अगर वो फॉल्स है तो हम इसको ट्रू दे देंगे। तो यहाँ एक बड़ा अहम प्रोग्राम है, ज़रा इसको गौर से करें, शायद आपको इसके साथ ही बिल्कुल असाइनमेंट भी आ जाए। A shopkeeper announce a package for customer that he will give 10% discount on all bill, and if bill amount is greater than 5,000, then a discount of 15%. Write a C program which take amount of the bill from the user and calculate payable amount by applying the above discount criteria. And देखें वो कह रहे हैं, आप मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना उसको अच्छे से पढ़ा करें। वो कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है, उसने अनाउंस किया हुआ है कि कोई भी बंदा यहाँ से शॉपिंग करेगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर वो 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग करेगा, ग्रेटर देन इक्वल की बात नहीं हो रही, ग्रेटर देन इक्वल नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रेटर देन 5,000 से यानी उस ज़्यादा की शॉपिंग करेगा तो उसका डिस्काउंट 15% होगा। अब आपने एक सी का प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, जो यूज़र से अमाउंट लेगा, अगर उसकी अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो 15% डिस्काउंट के साथ उसको बता देगा भाई आपको डिस्काउंट इतना मिल गया है और आपकी जो पेएबल अमाउंट है वो इतनी है। अगर उसका अमाउंट 5,000 से कम है तो फिर 10% डिस्काउंट निकाल के आपको बता देगा। देखें ये फ्लो चार्ट बना दिए, एफ अमाउंट ग्रेटर दैन 15 तो 15% डिस्काउंट है, वरना वो 10% डिस्काउंट दे देगा। ज़रा अब आप देखेंगे इसमें आपको कितने वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ज़रा हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पे दोबारा चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक शॉपकीपर अनाउंस, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम अमाउंट पूछा करेंगे, भाई कितनी अमाउंट उसने बंदे ने की शॉपिंग की है, अमाउंट वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल हमें डिस्काउंट की चाहिए। ठीक है, ओके। तीसरा वेरिएबल हमें चाहिए नेट अमाउंट के लिए। ठीक है, यानी डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो अमाउंट क्या रहेगी, ज़रा मैं लिखता हूँ, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, मैं इसलिए आपको लिख के दिखाने लगा हूँ। देखिए अमाउंट है, हम इंट में ले लेते हैं अमाउंट ही मैंने पूरा ले लिया नाम। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट 10% या 15% है, तो एक्यूरेट जवाब तो हमारा उसी में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो मैं चलता हूँ ज़रा, शारिये में आएगा। पहले फ्लोट पे मैंने लिख दिया डिस्काउंट, मैं DIS लिख देता हूँ, मैं डिस्काउंट पूरा नहीं लिखता हूँ। और इसके साथ ही मुझे एक और वेरिएबल वैल्यू चाहिए नेट पेएबल अमाउंट की, वो भी हम फ्लोट में लिख देते हैं। ठीक है, नेट अमाउंट में लिख देता हूँ, या नेट भी लिख देंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो। मैं इकट्ठा एक ही लाइन में करें ज़रा हम,
ठीक है, अमाउंट इक्वल DIS, ठीक है, इक्वल नेट इक्वल 0 सेमीकोलन। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसका ये मतलब है कि अमाउंट के अंदर भी 0 डाल दो, डिस्काउंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर भी 0 डाल दो, नेट के अंदर भी 0 डाल दो। अब हम यूजर से पूछते हैं सी आउट, ठीक है, प्लीज इंटर अमाउंट। वो सी इन के ज़रिए हम लिखेंगे अमाउंट। क्या वेरिएबल का नाम रखा? अमाउंट, AMOUNT। देखिए मैं ये स्पेलिंग इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि जो हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने स्पेलिंग लिखे थे वही स्पेलिंग रहने चाहिए। अब आगे चलें। सॉरी, ठीक है, यानी अमाउंट की वैल्यू लेंगे। आप कंडीशन लगाएंगे इफ अमाउंट, जो भी वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन की बात हुई थी, अगर ग्रेटर देन इक्वल कहता है ना तो फिर हमने ये लिखना था। अब ग्रेटर देन 5000, अगर वो 5000 से ज़्यादा अमाउंट है, देखिए इसकी आप एफ डाला, इसकी ब्रेसेस ओपन क्लोज करें। हमेशा ये आपने जोड़ा डालना है आपने। इफ़ अमाउंट ग्रेटर देन 5000 है, आपने देखा कि अगर उसकी अमाउंट 5000 से ज़्यादा है तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़रा यहाँ पे आए, 15% डिस्काउंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, DIS मैंने वेरिएबल का नाम रखा था, डिस्काउंट निकालेंगे जी। डिस्काउंट का फार्मूला आपको याद होगा, AMOUNT, अमाउंट मल्टीप्लिकेशंस जी 15.0 डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ देखें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आपके जहन में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले 15 को 100 पे डिवाइड करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके इसको इसके अंदर लिख देता हूँ और सेमीकोलन। ठीक है, यानी 15 को 100 पे डिवाइड करेगा, 0 शेर 15 बन जाएगा, जो भी बनेगा उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, वो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिस्काउंट की वैल्यू तो आ गई, अब हमने नेट अमाउंट मालूम करनी है। नेट मैंने उसके लिए रखा था, नेट इक्वल टू आप अमाउंट में से डिस्काउंट निकाल देंगे, डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। अब आप प्रिंट करवा देंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, डिस्काउंट डबल कोट्स के अंदर है, डिस्काउंट एट 15%, जो भी आप लिख देंगे, ऐसे लिख देते होते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं एट 15% पे भी आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आपका डिस्काउंट क्या बना है, ठीक है, यहाँ पे आए, इंसर्शन पर DIS की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और एंड-एल याद है ना आपको, ये एंड-एल सेमीकोलन। ठीक है, इसी तरह सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर जी नेट अमाउंट, या लिख दें नेट पेएबल अमाउंट, जो जैसे मर्जी आप लिखने, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, नेट पेएबल अमाउंट ये कितनी है जी, आप नेट की वैल्यू प्रिंट करवा दें यहाँ पे। ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ तक तो आपका ये काम हो गया है। अब अगर फर्ज करें कि ये 5000 से अगर उसने ज़्यादा की शॉपिंग की है, तो ये देखें इसकी परंत से बाहर निकले। अब अगर एल्स, अगर उसने इससे कम की है तो फिर ज़रा आ जाए, इसकी ब्रेसेस ओपन क्लोज हैं, बिल्कुल यही प्रोसेस चल रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ 10% की बात हो रही थी, अगर वो 5000 से कम की शॉपिंग करते हैं तो आपके 10% है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 10% पे ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह वो उसकी भी प्रिंट करवा देगा। मैंने अब इसको लिख लिया, अब मैं इसको ज़रा सेव करता हूँ। जी हाँ, सेव मैं शॉपिंग के नाम से कर लेता हूँ, SHOPING शॉपिंग। तो जैसे मैंने कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन हो रही है, वो इसमें एरर दे दिया उसने, किस चीज़ का एरर दे दिया है, एंड-एल, हाँ ये पूरा नहीं लिखा हमने, एंड-एल। कंट्रोल-S करके मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ।
जी हाँ, यहाँ इंसर्ट लेस देन देखें, ऐसे जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये कंपाइलर हमें बता देता है। ठीक है, यहाँ पे भी एंड लिख दिया, एल नहीं लिखा हमने। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे फिर आपने लेस देन नहीं डाला, कंपाइल फिर मैंने किया, देखिए ज़ीरो एरर चल गया है। अब ज़रा मैं इसको करता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले वाली। अब ज़रा लिखते हैं शॉपिंग, शॉपिंग डॉट ई एक्स, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है शॉपिंग। प्लीज़ इंटर अमाउंट, मैंने फ़र्ज़ करेंगे 3000 की शॉपिंग की है। देखें उसने क्या कर दिया, इंटर अमाउंट 3000, डिस्काउंट है 10%, 300 बना, और नेट पेबल अमाउंट 2700 बना। ठीक है, अब दोबारा फिर हम चलाते हैं शॉपिंग डॉट ई एक्स ई, मैं 8000 की शॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसने 15% पे निकाल के 1200 आपका डिस्काउंट बना, और नेट पेबल अमाउंट 6800 बनी। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप ये देखें कि हमारा ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा एक अहम प्रोग्राम था आप लोगों की। ज़रा इसको ध्यान से करें, आप लोगों की इस पर एक असाइनमेंट्स भी आ सकती हैं। इसके अंदर टिप्स देखने, ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन द एफ एल स्ट्रक्चर, ये हमने अभी यहाँ प्रोग्राम लिखा है। देखिए एफ के बाद भी ब्रेसेस लिखी हैं उसका, और एल्स के बाद भी ब्रेसेस लिखी हैं, ये तो आपने लिखनी लिखनी है। ठीक है, दूसरा ये टिप, दूसरा टिप है कि टिप्स है टाइप द बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस बिफोर टाइपिंग इनसाइड देम। ठीक है, यानी आप पहले ही ब्रेसेस डाल लें। ठीक है, स्टार्ट वाली और एंड वाली। इंडेंट बोथ बॉडी स्टेटमेंट ऑफ एफ एंड एल्स स्टेटमेंट, दूसरी बात कर रहे हैं कि देखें एफ के बाद ये हमने इंडेंट की हुई हैं आगे, सर एल्स के बाद ये इंडेंट की हुई हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। ठीक है, बी केयरफुल वाइल कंबाइनिंग द कंडीशन वाइल लॉजिकल ऑपरेटर, जब लॉजिकल ऑपरेटर से हम आगे जाके ये लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जब आपने कंडीशन कर दे, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। यूज़ एफ एल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ सिंगल सिलेक्शन एफ। आपने देखा था कि जब हमने एल्स नहीं पढ़ा था कि आप बार बार एफ एफ लिख रहे हैं, तो बजाय कहते हैं कि एफ इतनी बार लिख रहे हैं कि आप एफ एल्स को ही इस्तेमाल करें। स्टूडेंट यहाँ तक 5 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए, आगे हमारा लूप शुरू होगा, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, उसके बाद हम लूप पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम्स फील होती हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम हल किया जा सके। यहाँ तक के खुद लिए अल्लाह हाफिज़।